हाँ तो भाई सभी का स्वागत है आज के एक और नई वीडियो के भीतर। तो ये है चैप्टर 4 केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 5। तो इसके भीतर अपन लोग फर्दर जो टॉपिक है उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में अपन लोगों ने यहाँ तक एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन तक पढ़ लिया था। उसके बाद अपने का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एटॉमिक साइज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर अच्छे से समझोगे तो ही समझ पाओगे। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, देखो सबसे पहले बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मान के चलो एक एटम होता है, तो एक एटम में क्या होता है, ये तो उसका न्यूक्लियस होता है बीचों बीच में, और ये उसकी आउटर मोस्ट सेल होती है। तो आउटर मोस्ट सेल का और यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना, मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है, जैसे सुनो ये वाला मिडिल पार्ट है और ये उसकी जितनी भी इलेक्ट्रॉन की शेल है, तो इन सेल से और इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, उनका एटॉमिक साइज बोलते हैं। तो एटॉमिक साइज जिस तरीके से अपन लोगों ने एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन पढ़ा कि स्कैंडियम से लेके और मिडिल तक तो एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन बढ़ेगा, उसके बाद वो घटेगा, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग अब एटॉमिक साइज भी पढ़ने वाले हैं कि कहाँ तक तो वो बढ़ेगा और कहाँ के बाद वो घटेगा, ठीक है ना। तो एटॉमिक साइज को देखो, सबसे पहले ये याद रखना फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है मतलब जैसे मान चलो ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। जैसे मैं एक तुमको पर्टिकुलरली बना के बताता हूँ। देखो सबसे पहले जैसे कि मान के चलो ये अपना एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के अराउंड में सेल्स हैं। तो ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट की अपन लोग बात कर रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, जब इस आउटर मोस्ट सेल के भीतर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जैसे 3d1 3d2, तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सन होता है ना, उसी को अपन लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के भीतर जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा, जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा एटॉमिक साइज उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब अगर आउटर मोस्ट सेल में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उन इलेक्ट्रॉन के लिए, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एटॉमिक साइज वहाँ पे इंक्रीज होगा। इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज को अपन लोग जेड इफेक्टिव से भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस चार्ज होता है ये, जैसे कि अपन का बीच में न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे देखो जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके आउटर मोस्ट में सेल है और यहाँ पे मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने से जोड़ के रखेगा। तो न्यूक्लियस जो फोर्स लगाएगा इस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खुद से जोड़ने के लिए न्यूक्लियस जो फोर्स लगाएगा ना, उस फोर्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस चार्ज। उस फोर्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, अपन लोग न्यूक्लियस चार्ज। अब न्यूक्लियस चार्ज जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा जो अपन का न्यूक्लियस है वो जितना ज़्यादा उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखेगा ना, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एटॉमिक साइज जो कि वो छोटा होगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। वेरिएशन इन एटॉमिक साइज एंड ट्रांजिशन सीरीज। अब ट्रांजिशन सीरीज अपन लोग देखेंगे 21 से लेकर 30 नंबर के ट्रांजिशन सीरीज होती है, 21 से लेकर 30 तक। तो उसमें अपन लोग जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मतलब स्कैंडियम से लेके अपन लोग जिंक तक जाएंगे, 21 से लेके अपन लोग जेडन तक जाएंगे, तो जो अपन का एटॉमिक साइज है उसमें अपन लोगों को क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा, वो अपन लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जनरली देखो अपन लोगों ने अभी तक 10th क्लास तक क्या पढ़ा था कि लेफ्ट से राइट यानी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक अपन लोग जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, डिक्रीज। लेकिन एक्चुअलिटी में क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज इनिशियली, शुरुआत में क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। एटॉमिक साइज बीच में अपन लोग जब पहुंच जाएंगे मिडिल में क्या होगा, एटॉमिक साइज 2-3 एलिमेंट्स का बिल्कुल सेम हो जाएगा एटॉमिक साइज, और उसके बाद एंडिंग में बिल्कुल एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन लोग ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, कैसे होता है सारी चीज़ समझाऊंगा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में अब देखो स्कैंडियम से लेके और मैग्नीज तक, देखो स्कैंडियम से लेके अपन लोग मैग्नीज तक गए, तो क्या है यहाँ पे, क्या है कि एटॉमिक साइज क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज क्यों होगा, देखो डिक्रीज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे Mn में देखो 3d5 यानी कि देखो मैं इसको छोटा करके बताता हूँ। Mn के भीतर क्या होता है, अपन का जो Mn है, इस Mn के भीतर क्या होता है, 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसका मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो उनके बीच में जो रिपल्सन हो रहा होगा ना, वो बहुत कम हो रहा होगा। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, वो क्या होगा, कम हो रहा होगा। हाँ तो कुछ दोबारा से तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे स्कैंडियम से लेके अपन लोग मैग्नीज तक जाएंगे, तो देखो क्या होगा, मैग्नीज जो कि है, मैग्नीज के आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, 3d5 यानी कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपन लोगों ने अभी देखो क्या चीज़ पढ़ी थी, अभी अपन लोगों ने पढ़ी थी कि फैक्टर्स जो कि एटॉमिक साइज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं वो क्या होते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है एक। तो अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन। तो वहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने आपस में रिपल्सन कर रहे होंगे, लेकिन क्या होगा, वो रिपल्सन है ना न्यूक्लियस चार्ज से कम होगा। न्यूक्लियस चार्ज क्या है, ZAF, और ये क्या है, सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिख रखी है,
कि JDF जो कि है मतलब न्यूक्लियस जो उनको अपनी साइड खींच रहा है ना, वो ज़्यादा है किससे, सिग्मा से। मतलब उन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आपस में रिपल्सन हो रहा है 5 इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो सिग्मा क्या की वो मतलब सिग्मा यानी कि इलेक्ट्रॉन के आपस में जो रिपल्सन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्सन कर रहे हैं ना, वो सिग्मा क्या है, कम है। और JDF यानी कि न्यूक्लियस जो उनको अपनी साइड खींच रहा है वो ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है कि उनका जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस अपनी साइड खींच रहा है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, Mn से लेके और यहाँ पे निकल तक, Mn से लेके और निकल तक क्या होगा कि इनका जो Mn से लेके निकल तक मतलब कि Mn आयरन, Fe, Cu का कोबाल्ट, Ni का निकल, तो इन चारों इलेक्ट्रॉनों को क्या, इन चारों जो क्या कहते हैं इन चारों एलिमेंट्स का जो कि जो न्यूक्लियस जो साइज है, मतलब इनका जो एटॉमिक साइज है वो बिल्कुल सिमिलर होगा। सिमिलर क्यों होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में देखो यहाँ पे अब क्या होगा, Mn के बाद Mn तक क्या था, 3d5 था। अब आगे जाएंगे Fe पे तो 3d6 हो जाएगा, फिर और आगे जाएंगे तो 3d7 हो जाएगा, फिर और आगे जाएंगे 3d8 हो जाएगा। इस तरीके से निकल तक पहुँचते पहुँचते वो क्या हो जाएगा, 3d8 हो जाएगा। अब भैया 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बाहर वाली सेल में, ठीक है। अब पेयर एंड पेयर अपन लोग नहीं देख रहे, Mn तक क्या था, 5 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे अनपेयर, तो वो आपस में रिपल्सन कर रहे थे, तो रिपल्सन इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो सॉरी 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट सेल में। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा रिपल्सन करेंगे। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है और न्यूक्लियस जो उनको अपनी साइड खींच रहा है ना, वो दोनों चीज़ें आपस में बराबर हो जाएंगी, मतलब सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, JDF हो जाएगा। तो यहाँ पे इन चारों इलेक्ट्रॉन्स का इस वजह से क्या होता है, साइज जो वो की है वो सिमिलर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो अपनी साइड खींच रहा है, मतलब ZEF जो होता है, जेड इफेक्ट जो होता है, वो उन इलेक्ट्रॉन के रिपल्सल के क्या होता है, इक्वल होता है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे Cu और जिंक में तो भैया देखो 3d10 और 3d10, मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाएंगे, 10-10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो भैया 10-10 इलेक्ट्रॉन तो आपस में बहुत तकड़ा वाला रिपल्सन करेंगे, उनको जो न्यूक्लियस है वो झेल नहीं पाएगा। तो इस वजह से वो अपना साइज जो कि है वो इंक्रीज कर लेंगे। तो Cu से लेकर Zn तक क्या होगा, सिग्मा जो कि है वो छोटा हो जाएगा और JDF जो कि है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से एंड में क्या होगा, उनका साइज जो कि है वो बढ़ जाएगा। तो यही होता है यहाँ पे। अब जैसे कि मान के चलो क्वेश्चन देके बोले कि Cu और Zn में मैक्सिमम साइज किसका होगा, तो Cu पहले आ रहा है यहाँ पे और Zn बाद में आ रहा है, तो मैक्सिमम साइज किसका होगा, Zn का हो जाएगा। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट साइज मैक्सिमम में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो एलिमेंट का साइज है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है, हमेशा ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा होता है स्कैंडियम का। यही कुछ क्वेश्चन है। जनरल हम यहाँ पे दे रखा है, जनरली इन ग्रुप्स एटॉमिक साइज इंक्रीजिंग, मतलब जनरली इन ग्रुप्स क्या होता है, एटॉमिक। अब देखो अपन लोगों ने पीरियड में बात करी, मतलब पीरियड में स्कैंडियम से लेके, पीरियड में देखो स्कैंडियम से लेके अपन लोग किस तक गए थे, Zn तक, यानी लेफ्ट से गए थे अपन लोग राइट तक। अब अपन लोग क्या करेंगे, टॉप से लेके बॉटम तक जाएंगे। मतलब देखो अब अपन लोग क्या करेंगे, टॉप से लेकर के और अपन लोग जाएंगे बॉटम तक। तो अपन लोग टॉप से लेके बॉटम तक क्या कर दे जाके देखेंगे तो क्या होगा, बट इन ट्रांजिशन एलिमेंट इन ग्रुप। अभी ध्यान रखना 2025 में जरूर इसमें से क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। तो इन ट्रांजिशन सीरीज इन ग्रुप टॉप टू बॉटम क्या होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मतलब फर्स्ट थर्ड 3D 4D और 5D का जो मतलब एक तरीके से एटॉमिक साइज होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल फोर्थ ग्रुप। उसके बाद ये जो सारी चीज़ें तुम्हें नोटबुक में से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। बाई एटॉमिक साइज ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज ऑलमोस्ट सिमिलर। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको तुम लोगों को देखना है। ऑन मूविंग टॉप टू फ्रॉम 4D सीरीज टू 3D सीरीज लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन इज डेवलप्ड सो साइज बिकम सिमिलर। अब देखो लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन जब होता है जब TI से लेके अपन लोग ZR और HF तक जाएंगे। तो देखो लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन जब होता है जब उनके एटॉमिक नंबर में 18 का फर्क हो। अब यहाँ पे देखो 22 और 40 है, तो 22 और 40 में क्या है, 18 का फर्क है, तो इस वजह से इनके बीच में, और 40 से लेकर 72 है, तो भैया 18 से ज़्यादा हो गया, मतलब 32 का हो गया। तो इस वजह से इनके बीच में लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, तो लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, एटॉमिक साइज बिकम सिमिलर, डेवलप्ड एंड साइज बिकम सिमिलर। तो इनका लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, साइज जो कि सिमिलर बन गया। सिंपल सा लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन याद रख लो, टॉप से लेके बॉटम तक जाओगे तो लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस वजह से टाइप जो साइज जो कि है वो सिमिलर होगा। बाई साइज ऑफ HF एंड ZF इज ऑलमोस्ट सिमिलर। देखो भैया ZR जो की है वो ZR 4D और HF 5D ड्यू टू लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन। सीधा से याद रखो कि इनका साइज सिमिलर क्यों है, लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन वजह। अभी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है अपन का इंटरस्टेलर कंपाउंड। अब इंटरस्टेलर कंपाउंड क्या होते हैं बेसिकली मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो इंटरस्टेलर कंपाउंड क्या होते हैं, इंटरस्टेलर कंपाउंड अपन के ट्रांजिशन मेटल से बन के बनते हैं। ट्रांजिशन मेटल का देखो बेसिकली जो कि साइज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब साइज बहुत ज़्यादा होता है। भैया बताओ अगर तुम लोग एक छोटा सा प्लॉट खरीद के उसमें मकान बनाओगे तो तुम सारी चीज़ें आसपास बनाओगे, सारे कमरे और तुम्हारे नहाने के लिए बाथरूम वगैरह
फ्रेश होने के लिए जगह, किचन वगैरह सारी चीज़ें पास में बनाओगे। लेकिन अगर तुम लोग बहुत सारी बड़ी जगह ले लोगे और उसमें तुम अपने लिए रहने के लिए घर बनाओगे तो क्या करोगे, एक कोने में कमरा, एक कोने में बाथरूम, एक कोने में रसोई, एक कोने में कुछ, एक कोने में कुछ। तो भैया यही चीज़ इसमें होती है। ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो स्पेस होने की वजह से क्या होता है, उसके जो क्रिस्टल रहते हैं ना, जैसे कि देखो इसमें देखो, एक सेकेंड, जैसे कि भैया इसमें देखो जैसे कि ये जो क्रिस्टल है, इसमें तुम लोग देख पा रहे हो ना कि बीच बीच में देखो ये यहाँ पे गैप पड़ रहा है। एक सेकंड यार, ये बार बार ऊपर और हो जाता है। जैसे कि इसमें तुम लोग देख पा रहे हो, जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि देखो ये देखो बीच बीच में क्या हो रहा है, ये गैप पड़ रहा है, ये वाला गैप पड़ रहा है, ये बीच बीच में गैप पड़ रहा है। तो इन गैप में क्या होता है, इन गैप में हाइड्रोजन, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसी गैस आ जाती हैं। मतलब इनके स्मॉल पार्टिकल आके इन वाली जगहों पे लग जाते हैं। तो इन वाली जगहों पे आके क्या होता है, इंटरस्टेलर कंपाउंड क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल बहुत ज़्यादा साइज में होते हैं। साइज क्या होता है इनका, बहुत बड़ा होता है। तो साइज इनका बड़ा होता है तो क्या होता है कि इनके बीचों बीच में क्या होता है, इनके बीच में जो कि है ये हाइड्रोजन, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन ये आके लग जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि ये एक इंडस्ट्रियल कंपाउंड बन जाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सिंपल सीधा, कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय ट्रैपिंग नॉन मेटेलिक एटम्स। लाइक नॉन मेटेलिक एटम्स होते हैं ये हाइड्रोजन, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन। द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रैपिंग नॉन मेटेलिक एटम्स लाइक हाइड्रोजन, बोरन, कार्बन इन इंटरस्टेलर्स ऑफ क्रिस्टल लेटेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर कॉल्ड इंटरस्टेलर कंपाउंड। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन हो जाएगी। देखो सबसे पहले अगर तुमको इंटरस्टेलर कंपाउंड से कोई भी क्वेश्चन है तो देखो तुमको क्या करना, सिंपल से गोले बना के इधर 4 गैसों के नाम लिख के एरो बना देना, ठीक है। उसके बाद भैया तुम्हारा जो एग्जामिनर है ना वो देखेगा ही नहीं कि बच्चे ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, वो सिंपली इसी के बेसिस पे तुमको नंबर दे देगा, ठीक है ना। उसके बाद तुम लोग ये डेफिनेशन लिख देना, डेफिनेशन चेप देना, उसके बाद हो सके तो एग्जांपल लिख देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं इंटरस्टेलर कंपाउंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। दे आर नॉन स्टोइकोमेट्री, दे आर केमिकली इनर्ट और दे रिमेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। तो ये तुम लोग यहाँ से सिंपल सा याद रख सकते हो। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल। जैसे हम लोग पिछली वीडियोस में 5th चैप्टर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था ना, तो ट्रांजिशन मेटल हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो CO है, तो तुम लोगों को जैसे पिछले चैप्टर में कोबाल्ट, निकल और यही चीज़ें देखने को मिल रही थी ना सेल्टर मेटल एटम के रूप में। तो इनकी जो टेंडेंसी होती है, मतलब इनकी जो टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की, वो ज़्यादा होती है। क्यों होती है, रीजन यहाँ पे दे रखें, कंपेरेटिवली भी स्मॉलर इन साइज। ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज में। हाई आयनिक चार्ज ऑफ कैटायन, हाई इनके पास आयनिक चार्ज होता है। दे अवेलेबल बैकेंट ऑर्बिट, ये क्या करते हैं, बैकेंट ऑर्बिट्स प्रोवाइड करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो इन हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, बैकेंट ऑर्बिटर प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से ये क्या होते हैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, बाई कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन मेटल आयन हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बाई, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बाई ट्रांजिशन मेटल आयन हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो तुम्हें सिंपल से ये कुछ 3-4 पॉइंट लिख देने हैं। उसके बाद अपन का नेक्स्ट जो आता है वो आता है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय क्या होते हैं, 2 एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं अलॉय। जैसे कि अलॉय का एग्जाम्पल होता है ब्रास, ब्रॉन्ज। जैसे कि ब्रास कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, ब्रॉन्ज कॉपर और एसएन से मिलकर बनता है। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ जीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स आर कॉल्ड अलॉय। सिंपल सा अलॉय से क्वेश्चन आए तो अलॉय की ये डेफिनेशन लिख देना, और यहाँ पे ये जो एग्जांपल है तो इसके एग्जांपल लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद देखो एसेंशियल कंडीशन टू फॉर्मूला देयर इज ऑलमोस्ट 15 पर डिफरेंस इन एटॉमिक साइज। मतलब जैसे अपन जो भी 2 मेटल्स लेंगे अलॉय बनाने के लिए, उन अलॉय के 2 मेटल्स के बीच एटॉमिक साइज का 15% डिफरेंस होना चाहिए। इससे अपन लोग क्या समझ पा रहे हैं, कॉपर और जिंक में एटॉमिक साइज का डिफरेंस कितना होता है, 15% होता है, 15% से ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद अपन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है बाई ट्रांजिशन मेटल है ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म अलॉय। ट्रांजिशन मेटल्स के पास ग्रेटर टेंडेंसी फॉर्म अलॉय करने की क्यों होती है, इसका देखो सिंपल सा आंसर यहाँ पे ये रखा है, दे आर ऑलवेज सिमिलर इन साइज। ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं साइज में। जैसे कि यहाँ पे जिंक और अपन कॉपर को लें तो इनके बीच यार बस 15% का ही गैप होता है। तो 15% का तो बहुत छोटा सा गैप होता है। तो इनके बीच में अब हमेशा ध्यान रखना 15% से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, 15% के आसपास ही गैप होना चाहिए, तभी वो क्या कर पाएंगे, तभी वो अलॉय बना पाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर in size, i.e. atom मतलब that is atom of one metal displaces atom of another metal from their crystal lattice of form polymerization is called alloy, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इज कॉल्ड अलॉय नहीं यहाँ पे, इसलिए इनकी ट्रांजिशन मेटल आयंस की क्या होती है, ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, ग्रेटर टेंडेंसी होती है अलॉय फॉर्म करने की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों के बीच में जो एटॉमिक साइज होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, दोनों का वो होता है एटॉमिक साइज सिमिलर होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, सिमिलर होता है। तो सिमिलर होने की वजह से क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, जिसकी वजह से ये अपना आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और अलॉय बन जाता है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, अब देखो कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, सबसे पहले मैं तुम्हें ये समझाता हूँ।
जैसे कि तुम लोगों ने कोई भी रिएक्शन देखी हो, जैसे मान लो ए से अगर बी बन रहा है, ए से अपन का बी बन रहा है, तो यहाँ पे तुम लोगों ने नाम लिखा देखा होगा बहुत बार, यहाँ पे कुछ नाम लिखे रहते हैं इस एरो के ऊपर, तो उन्हीं को अपन लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं, उस रिएक्शन की जो रेट है उसको तेज कर देते हैं, रेट मतलब स्पीड को तेज कर देते हैं विदाउट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। मतलब जैसे मान लो ए से बी बन रहा है ना, अगर जैसे कि मान लो किसी भी चीज़ से कोई चीज़ बन रही है, मान लो ए से लेके बी बन रहा है, तो वो क्या करेंगे, कैटलिस्ट क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को क्या किया है वो तेज कर देंगे, प्रॉपर्टी उस रिएक्शन को क्या करेंगे, सॉरी प्रॉपर्टी को नहीं, रिएक्शन क्या करेंगे तेज कर देंगे, और रिएक्शन पूरी होने के बाद खुद वैसे के वैसे ही उस रिएक्शन से निकल जाएंगे, मतलब रिएक्शन में खुद बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस चैप्टर में कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी में देखो सबसे पहले क्या दे रखी है, तुम्हारी हेवर प्रोसेस दे रखी है। हेवर प्रोसेस में याद रखना आयरन जो कि है वो कैटलिस्ट के रूप में काम आता है, इस बिल्कुल रिएक्शन को रट लेना, बिल्कुल रट लेना, ठीक है। उसके बाद आती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है, V2O5, यानी कि ये V2 क्या है, वेनेडियम, वेनेडियम और ऑक्सीजन कैटलिस्ट के यूज़ होते हैं। उसके बाद आता है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन, इसमें आता है Na, ठीक है। उसके बाद आता है पॉलीमरेज ऑफ एथीन, इसमें क्या आता है, जिगलेर कैटलिस्ट, ठीक है, जिगलेर नाटा कैटलिस्ट। तो ये कुछ रिएक्शन ये तुम्हें याद करनी है, बिल्कुल याद करनी है, रट लो भाई, इन्हें एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। इन रिएक्शंस का नाम देकर तुमसे पूछेगा कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, और रिएक्शन का नाम देकर तुमसे पूछेगा कि रिएक्शन लिखो पूरी। उसके बाद अपन का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो होता है बाय ट्रांजिशन मेटल हैव दे मेटल एंड देयर कंपाउंड आर गुड कैटलिस्ट। ये जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं ये गुड कैटलिस्ट क्यों होते हैं, देखो सबसे पहले इसका रीजन है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ये वेरिएबल शो करते हैं, +2 +3 +4 ऐसी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो भैया अगर किसी कंपाउंड को +2 चाहिए तो +2 से जाके अटैच हो जाते हैं, +3 चाहिए तो +3 वाली फॉर्म में अटैच हो जाते हैं, +7 चाहिए तो +7 वाली फॉर्म में अटैच हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड आता है दे अवेलेबल देयर सरफेस टू अब्जॉर्ब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, ये यहाँ पे दूसरा रीजन हो गया। उसके बाद अपन का नेक्स्ट जो, अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाले ना 4 पन्नों के अगले के, इनको ध्यान से समझना। ये सिंपली बेसिकली बिल्कुल शब्दों में एकदम क्लियर बता देता हूँ, रटने वाली चीज़ें हैं, रटनी पड़ेंगी, 2-3 चीज़ें हैं रटनी ही पड़ेंगी, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल एकदम भाई, एकदम रत्ती भरी फर्क नहीं पड़ेगा, तुमको पता भी लगेगा कभी याद होगा कभी याद नहीं होगा। ये चैप्टर ऐसे हैं ढंग से एक बार पढ़ोगे ना तो बिल्कुल याद हो जाते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले देखो आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। 10th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ, तुमको बिल्कुल भी याद नहीं होगा, ठीक है। तो एकदम बेसिक से बताता हूँ, K2Cr2O7 में देखो K2Cr2O7 में हमेशा याद रखना, एक सेकेंड, K2Cr2O7 में क्या होता है, K2Cr2 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6, ठीक है, ये चीज़ याद कर लो, 6 होता है। K2O7 ऑरेंज कलर का क्रिस्टल होता है, ये चीज़ याद लगो। उसके बाद थर्ड चीज़ आती है, वो आती है K2Cr2O7 इज प्रिपेयर्ड बाई क्रोमेट और FeCr2O4, तो इस चीज़ से बनता है, ठीक है। ये चीज़ तुम लोगों ने याद कर ली। अब इसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, देखो सिंपल सा तुम्हें बताता हूँ, एक सेकंड भाई, एक तो ये बार बार ऊपर होने की बीमारी बहुत बुरी है, ठीक है। उसके बाद आता है अपन का क्रोमेटाइन CrO4, देखो K2Cr2O7 की ये 3 चीज़ तुम याद कर लो, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से क्या आता है अपन का, आता है नेक्स्ट क्रोमेट आयंस CrO4, ठीक है, क्रोमेट आयन या फिर डाई क्रोमेट आयन एंड डाई क्रोमेट आयन Cr2O7 2-, ठीक है। अब यहाँ पे Cr O4 2- और Cr2O7 2- आर इंटरकोवेलेंट टू ईच अदर डिपेंड अपॉन pH, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन को बिल्कुल रट लो एकदम पूरी की पूरी को, ठीक है। अब इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना भाई, वो क्या होती है मैं वो तुम्हें बता दूँ। सबसे पहले ये रिएक्शन है कि 2Cr O4 2- एसिड के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा, और अगर Cr2O7 को बेस के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा। देखो यहाँ पे अपन लोगों को सबसे पहले CrO4 लेना है, एसिड के साथ करेंगे तो ये देखो, एक सेकंड में तुमको दोबारा से बताता हूँ, एक सेकंड भाई, देखो यहाँ पे थे अपन लोग, हाँ देखो अपन लोगों ने 2 चीज़ पढ़ी, देखो क्या पढ़ा, एक तो क्रोमेट आयन है CrO4 2- और एक है डाइक्रोमेट आयन Cr2O7। अब अपन लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे में चेंज करेंगे, मतलब देखो तुम्हें कलर चेंज करके एकदम अच्छे से समझाता हूँ। CrO4 को सबसे पहले किस में करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, CrO4 को सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, और डाइक्रोमेट आयन को हम क्रोमेट आयन में चेंज करेंगे। तो सिंपल सा याद रखो, जब क्रोमेट आयन को डाइक्रोमेट आयन में चेंज करो तो एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है, और जब डाइक्रोमेट आयन को क्रोमेट आयन में चेंज करो तो तुम्हें बेस के साथ क्या करवाना है, बेस के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है। तो जब अपन लोग क्रोमेट आयन का एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो डाइक्रोमेट आयन बन जाएगा, और डाइक्रोमेट आयन का जब अपन लोग बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्रोमेट आयन बन जाएगा। तो ये सिंपल सी यहाँ पे बात है। उसके बाद देखो भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2025 में आएगी, लिख के ले लो, कोई ना कोई स्ट्रक्चर पूछेगा ही पूछेगा। इसमें क्या रखा है उसने, क्रोमेट आयन Cr O4 2- का स्ट्रक्चर दे रखा है। तो Cr तुम्हें बीच में लगाना है, ऑक्सीजन के 7 बॉन्ड बनेंगे तो
4 तुम लोगों ने ऑक्सीजन बना दिए, 2 बॉन्ड ये हो गए और 4 बॉन्ड ये हो गए, सॉरी 8 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, सॉरी 6 बॉन्ड बनेंगे, 6, क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, 6 है, तो इसलिए यहाँ पे देखो O लगा दिए 4 इसके कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे 2 बॉन्ड यहाँ पे लगाए, 2 बॉन्ड यहाँ पे लगाए, एक बॉन्ड यहाँ पे लगा दिए, तो इस तरीके से। उसके बाद डाइक्रोमेट आयन की जो स्ट्रक्चर है वो तुम लोगों को बिल्कुल रट लो, CR, उसके बाद O इस तरीके से लगाने, 2 बॉन्ड यहाँ पे, 2 बॉन्ड यहाँ पर, ये एक बॉन्ड है, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पे, 2 बॉन्ड यहाँ पे, 2 बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ये Cr2O7 की जो कि स्ट्रक्चर है वो है। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन का आता है, वो आता है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +7, ठीक है, इसको याद रख लेना। उसके बाद आता है अपन का मैग्नेट आयन MnO4 की जो स्ट्रक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है, तुम्हारी यूनिट टेस्ट वगैरह पेपर और हाफ ईयरली वगैरह के भीतर भी आएगी। Mn बनाना है सबसे पहले, उसके बाद ये जो इस तरीके से बॉन्ड है ये बना देना है और 2- यहाँ पे शो कर देना है। उसके बाद इसका कलर होता है ग्रीन, मैग्नेटिक नेचर होता है वो होता है पैरामैग्नेटिक। उसके बाद आता है अपन का परमैंगनेट आयन MnO4-, तो इसमें अपन लोगों को क्या है Mn यहाँ पे बना देना है, इस तरीके से बॉन्ड लगा के 2 बॉन्ड यहाँ पे, 2 बॉन्ड यहाँ पे, 2 बॉन्ड यहाँ पे, 1 बॉन्ड यहाँ पे, कलर इसका होता है पर्पल और मैग्नेटिक नेचर होता है इसका डायमैग्नेटिक। तो इस तरीके से ये तो तुम्हारा D ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे D ब्लॉक कंप्लीट होता है। अब अपन का बचा है बहुत ही छोटा सा टॉपिक F ब्लॉक, जो कि मुश्किल से 2 क्लासेस का है, ठीक है, तो ये चैप्टर 2 क्लासेस के भीतर पूरा हो जाएगा। आई होप तुम लोगों को इस वीडियो को थ्रू को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।